नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत में समान नागरिक संहिता के लिए सार्वजनिक रूप से वकालत की है, तब से इस बात की जोरदार चर्चा है कि केंद्र की भाजपा सरकार इस प्रस्ताव को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अमली सार्थक प्रयास है या ये महज चुनावी सियासत का हिस्सा बनकर रह जाएगा। साथ ही इससे जुड़े कानूनी दांव-पेच क्या होंगे, आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। नागरिक संहिता पर मोदी सरकार का ऐलान कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मॉनसून सत्र में बिल पास करने का होगा काम। ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। विपक्ष भी नहीं छोड़ रहा अपना कोई दांव। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या? मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। यूसीसी में क्या होगा, लोग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन किसी को बताया नहीं इस सरकार ने क्या होगा। प्रेजेंट सरकार ने हमेशा पार्लियामेंट क्वेश्चंस के जवाब में यही कहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में लॉ कमीशन की 21वीं लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दी, अपना कंसल्टेशन पेपर सरकार को दिया। समान नागरिक संहिता लागू होने पर होंगे कई बदलाव। यूसीसी बन रहा विपक्ष के गले की फांस। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। यूसीसी की राह नहीं दिख रही आसान। विरोधी कर रहे हिंदू मुस्लिम की बात। सरकार का है यूसीसी लाने का प्रयास। एक देश एक विधान, बदलेगा हिंदुस्तान। यूसीसी से होगी 2024 की राह आसान। एक विधान लाने का प्रयास है और यूसीसी को लेकर लगातार जो घमासान है वो भी जारी है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ विजय उपाध्याय जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही मेरे साथ शिवम शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से। नमस्कार सर, आप दोनों का स्वागत है चर्चा में। विजय जी, यूसीसी अगर आ जाता है तो ये कितना बड़ा बदलाव होगा भारत जैसे देश के लिए? देखिए, ये बहुत ही शानदार बदलाव होगा। भारत के सभी नागरिकों को उनके जो सिविल राइट हैं वो समान हो जाएंगे।
चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, क्रिश्चियन हों, पारसी हों, बौद्ध हों, जैन हों। हालांकि बौद्ध, जैन और ये तो हिंदू कोड बिल से ही चलते हैं, लेकिन अलग अलग जो कोड बिल बनाए हैं और जो पर्सनल लॉ बना हुआ है, ये एक तरीके से जो विवाह, संपत्ति का, लड़कियों का संपत्ति में हिस्सा, उत्तराधिकार, इन सारी चीजों में एक समानता आ जाएगी। और आज के दौर में जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हर जगह समानता की बात हो रही है, तो एक तो कानून समान होना चाहिए, दूसरा स्त्रियों के जो अधिकार हैं किसी भी धर्म की, वो भी समान होनी चाहिए। इससे धर्म की जो प्रैक्टिस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूजा कैसे करते हैं, किस तरीके से आप नमाज पढ़ते हैं, किस तरीके से आप गिरजाघर में जाते हैं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, आपकी बेटियों का जो हक है, जो अधिकार है, वो सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए इसे होना चाहिए। और इससे एक फायदा ये होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग किस्म के जो मैरिज वाले डिस्प्यूट होते हैं, उन पे कमी आएगी। और अलग अलग अदालतों में जो सुनवाई होती है, अदालतों की लंबी प्रक्रिया चलती है, वो काफी चीजें इसमें कम हो जाएंगी। अब एक बहुत बड़ा विवाद हमेशा से चलता चला आता है तलाक के बाद मुस्लिम महिला का अधिकार। अब शादियां ज्यादा करने का अधिकार है वहां पे, स्त्रियों को तो नहीं है, लेकिन पतियों को है, पुरुषों को है। तो उन सारी चीजों से थोड़ी निजात मिल जाएगी। ठीक है, हमारे साथ शिवम जी भी हैं, आप अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में। शिवम जी, 2014 के बाद से ही बहुत से ऐसे कानून जो अब जिनका प्रचलन नहीं रह गया, उनको खत्म किया गया है। लगभग 100 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जिनको मोदी सरकार ने आने के बाद खत्म किया है। तो क्या आपको नहीं लगता जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ आएगा तो जो कानूनों का एक मकड़ जाल है वो कहीं ना कहीं कम होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ यह है दीप्ति जी समझने वाली कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रही है। ये कोई नई बात नहीं हो रही है। आर्टिकल 37 कहता है कि दिस विल बी द फाउंडिंग प्रिंसिपल इन गवर्नेंस, यानी सरकार राजकाज चलाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान रखेगी। ठीक है। और साथ ही ये भी कहा गया है स्पष्ट तौर से कि किसी भी कानून को बनाते समय सरकार का दायित्व होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करे। तो इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही एक हिस्सा है आर्टिकल 44, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और लिखा है द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज ये कोई नई बात नहीं है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिस समय संविधान बना उस समय से थे, उन्हीं को लागू करने की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि संविधान खुद भी ये कहता है कि ऐसा लॉ होना चाहिए जहां पर सभी के लिए एक समान कानून हो, एक तरह के जो नियम हैं वो हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक बार इसको भी जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जिसको लेकर लगातार बात चल रही है। इसके विरोध में भी बात हो रही है और सरकार इसको लाने की बात कर रहा है। हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक ही नियम सबके लिए होंगे, पूरे देश के लिए एक समान कानून की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की जाए। साथ ही साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के एक नियम यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये सारे नियम सभी धर्मों के लिए एक होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। संविधान में क्या कुछ कहा गया? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, यानी संविधान पहले से ही इसकी बात करता है जिसके अनुसार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। कब इसका जिक्र हुआ था आपको बता रहे हैं। इसमें कहा गया कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान में ये बात कही गई इस रिपोर्ट में। हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई थी। संविधान में कब इसकी बात की गई? हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन भी किया गया था और इसी के आधार पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून लाया गया। मुस्लिम, ईसाई और पारसियों लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। तो संविधान में कब ये बातें कही गई, UCC को लेकर क्या कुछ कहा गया, वो आपको बता रहे हैं। विजय जी,
अगर यूसीसी की बात की जाए तो लगभग 80 से ज्यादा ऐसे देश हैं दुनिया के जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है, तो आखिर भारत में इसको लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, हर नई चीज का विरोध होता है, इसलिए विरोध हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन देखिए इसमें धर्म पे कहीं कोई आक्षेप नहीं है। धर्म के जो आपके प्रैक्टिस है उस पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है, और जो सभी धर्मों के लोग जिनको हम कहते हैं कि जिनके पर्सनल लॉज हैं, वहां भी अगर आईपीसी देखें, इंडियन पेनल कोड, तो वो समानता की बात करता है। वो सभी धर्म पे समान रूप से लागू होता है। हत्या करने वाला मुसलमान होगा, चाहे क्रिश्चियन होगा, चाहे जो जिस धर्म को मानने वाला होगा, उसकी कोई धार्मिक कानून उस पर लागू नहीं होगा, बल्कि भारत का जो इंडियन पेनल कोड है वो लागू होगा। ठीक ऐसे ही ये जो सिविल कोड है, तो सिविल मामलों के जितने मुद्दे हैं वो इससे कवर होंगे। इसमें सबसे ज्यादा है परिवार में पति पत्नी के विवाद, बच्चों से जुड़े हुए मसले, संपत्ति से जुड़े हुए मसले। और जब आप आईपीसी को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सिविल प्रोसीजर को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि अंग्रेजों के जमाने में 1840 में इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन उनको लगा कि जितना ज्यादा अलगाव हो, चूंकि उनको तो रूल करना था, बांटो और राज करो के आधार पर उन्होंने इसको अलग नहीं किया, बल्कि 1936 में मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून बना दिया, सिर्फ इसलिए कि चूंकि उनको पाकिस्तान बनाना था तो पहले से उन्होंने तैयारी की थी। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन यहाँ पे पर्सनल लॉ कानून बचा रह गया। और इतने लंबे समय के अंतराल के बाद अगर हम आजादी के 75 साल बाद ये सोच रहे हैं कि सिविल मामलों में भी समान संहिता होनी चाहिए, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए लोग इस मुद्दे को उठाते हैं। अन्यथा धर्मनिरपेक्षता प्रियम्बल में है, 1976 में जोड़ा गया 42वें संशोधन से। और इसके बावजूद आप देखिए, जब आप सरकार एक तरफ धर्म निरपेक्ष है, दूसरी तरफ वो धर्मों के जो सिविल प्रैक्टिस है उसको, यानी परिवार से जुड़े हुए जो मसले हैं उसको जारी रखे हुए। ठीक है। आप मस्जिद में कैसे नमाज पढ़ते हैं, आप गिरजाघर में कैसे प्रार्थना करते हैं, आप मंदिर में कैसे पूजा करते हैं, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ इतना ही है कि आपकी शादी, महिलाओं की एक शादी, पुरुष की एक शादी, ये इस तरीके की चीजें जरूर आएंगी जो प्रैक्टिस में कुछ लोगों के लिए नई बात है। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का समान नागरिक संहिता पर क्या रुख रहा है उसको भी एक बार जान लेते हैं। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, एक बार वो भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। 1985 में शाहबानो के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक मामले में कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चों का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहित हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। यानी सुप्रीम कोर्ट लगातार यूसीसी को लेकर बात करता रहा है और इस पर अपनी जो राय है वो भी देता रहा है। 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या की थी, और साथ ही अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में भी बेटियों को भी बेटों की तरह ही पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की बात कही थी, हिस्सेदार उसे माना गया था। दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार की अगर बात की जाए तो इस कानून में 1996 में संशोधन किया गया था। 1956 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगातार यूसीसी को लेकर बात करता रहा है। शिवम जी, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग तरह के कानून हैं और इसकी वजह से जो डिसीजन की बात करें, जो न्याय की बात करें, वो मिलने में भी काफी देरी होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद जब सभी के लिए एक तरह के जो कानून है वो आ जाएंगे तो न्याय मिलने में भी, न्याय भी जो है वो जल्दी मिलेगा और इसके आने से बहुत से बदलाव होंगे?
जी निश्चित रूप से इससे पहली बात तो ये मुकदमे कम होंगे। जिस तरह के डिस्प्यूट्स हम आमतौर पे कोर्ट्स में देखते हैं उनमें निश्चित रूप से भारी कमी आएगी। दूसरा, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट में, तो सेक्युलरिज्म को यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। यदि हम चाहते हैं कि हम सही अर्थों में सेक्युलर हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें बेदखली इत्यादि के मुकदमे होते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सब इसमें यूनिफॉर्म सिस्टम है और यूनिफॉर्म लॉज हैं, सभी पे एप्लीकेबल हैं। इनमें किसी तरह की समस्या आज तक नहीं आती। अमेरिका जैसे देश में जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है और किसी प्रकार की समस्या कोई मुख्य ऐसी मेजर प्रॉब्लम तो दिखती नहीं। तो ऐसा कोई कारण प्रतीत होता नहीं है कि भारत में ऐसी कोई समस्या है। ठीक है विजय जी, अगर यूसीसी की बात की जाए तो ये शादी को लेकर, तलाक को लेकर, साथ ही साथ गोद लेने और खास तौर से संपत्ति में जो हिस्सेदारी उसको लेकर ये एक समान कानून की बात करता है। और जब महिलाओं की बात की जाती है तो महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो जो महिलाओं की स्थिति है उसमें भी सुधार आएगा? हाँ, निश्चित तौर पे सुधार आएगा और ये सुधार के लिए ही है। सिविल मामले जो भी हैं ये उसी को कवर करेगा जी। इसमें अभी कुछ राजनेता बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं कि हिंदू प्रैक्टिस थोप दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई थोपा नहीं जाएगा, ना कुछ छीना जाएगा ना कुछ थोपा जाएगा। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म कर दिया और ये पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ मसला था। यानी पर्सनल लॉ में 3 तलाक अलाउ था कि आप चाहे मोबाइल फोन से 3 तलाक कह दीजिए, चाहे टेक्स्ट मैसेज करके 3 तलाक कह दीजिए, 3 तलाक हो जाती। इसमें एक और चीज है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें 9 साल की बच्ची की शादी जायज मानी जाती है, जबकि हमारा बाकी कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए लड़की की। तो ये चीज खत्म हो जाएगी कि 9 साल की बच्ची की शादी कानूनी रूप से मना कर दी जाएगी कि आप अब 9 साल की बच्ची के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। ये सुधार एक तरीके का सुधार है हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में। इस सुधार के लिए एक कदम है और इसकी जरूरत इसलिए भी है कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है इस देश में और जो जिसे लेकर बहुत ज्यादा टकराव होता है, विकास के मुद्दे पीछे हो जाते हैं और जो हमारे देश की प्रगति है उसको लेकर बहस कमजोर हो जाती है, तो वो थोड़ा सा उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। हमारी समाज की व्यवस्था बेहतर होगी, हम एक प्रगतिशील समाज के तौर पर कानूनी तौर पर बेहतर होंगे। और जो मौजूदा दौर है जब कोई भी लड़की किसी भी धर्म की है, वो जब किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करती है, इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो अगर किसी हॉस्पिटल में या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही है तो समान रूप से सबके साथ व्यवहार होता है, लेकिन उसका निजी जीवन धर्म के आधार पर अलग अलग बांट दिया जाता है। तो वो बंटवारा खत्म होगा कि उसका पति 4 शादियां नहीं कर सकता, ये कॉमन सिविल कोड में आ जाएगा। और साथ ही जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो उसके सामने कानूनी रूप से वो कर सकती है। ठीक है, तो एक देश एक विधान को लेकर लगातार बात हो रही है और मोदी सरकार का ये प्रयास है और मोदी सरकार ने अपना जो मकसद है वो भी साफ कर दिया है कि वो यूसीसी लाने के लिए अब उस दिशा में काम करेंगे, एक देश एक विधान। लेकिन इसके विरोध में भी बहुत सी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं और इसको लेकर लगातार अलग अलग जो मत हैं वो देखे जा रहे हैं। अगर बात करें राहुल गांधी की कांग्रेस से, तो वो इसके विरोध में है। सपा के अखिलेश यादव भी इसका विरोध करते हैं, आरजेडी तेजस्वी यादव भी इसके विरोध में खड़े हैं, टीएमसी की ममता बनर्जी भी इसका विरोध कर रही है, एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी भी इसके विरोध में है। अकाली दल की बात करें तो दलजीत सिंह चीमा भी इसका विरोध करते हैं, झामुमो के हेमंत सोरेन भी इसके विरोध में खड़े हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका विरोध कर रहा है। यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार इसका विरोध कर रही हैं। शिवम जी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो वो भी कई बार यूसीसी को लेकर अपना जो पक्ष है वो रख चुका है, तो क्या और बावजूद इसके इतना विरोध है तो क्या कानून से भी संविधान से भी ऊपर है ये चीजें कि उसका भी विरोध किया जा रहा है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, बात बड़ी सीधी स्पष्ट है। विरोध तो एक राजनीतिक बात होगी जी। हम यहाँ विधि की बात करें, विधिक व्यवस्था की, तो स्पष्ट है कि यूसीसी तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है ही है, हमारे संविधान में जिसका प्राविधान है। तो इसमें कोई नई बात करना या किसी प्रकार की बहस में पड़ने की मेरी समझ से तो कोई आवश्यकता ही नहीं जी। जो प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 1950 से, तो उसमें हम नया क्या जोड़ सकते हैं? ये तो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बनना ही था।
ये आज की बात नहीं, जिस समय कांग्रेस थी या संविधान बना था तभी से प्रावधान चला रहा है। हम दूर क्यों जाएं, हम गोवा को उदाहरण ले सकते हैं। गोवा में 1867 का पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आज तक चला आ रहा है। उसको हटाने के, उसके बदलाव के कई बार स्वर उठे, बट गोवा के लोगों ने ही इसका विरोध किया। ये कहा कि हम इस संहिता से, इस कोड से बिल्कुल संतुष्ट हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। और एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में 1867 से सतत रूप से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी अभी इसकी तारीफ कर चुका है। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं जब इसमें सही दिशा में उठाएगा एक सार्थक प्रयास कहना उचित ही होगा। ठीक है, ये यूसीसी आने के बाद ये एक सार्थक प्रयास इसे माना जा रहा है और कोई भी ऐसी वजह नजर नहीं आ रही जिसके लिए इसका विरोध किया जा रहा है। विजय जी, विरोधी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां बार बार ये आरोप लगा रही हैं कि ये सिर्फ 2024 के लिए एक उसका जो चुनावी समीकरण है उसको बदलने का प्रयास है, महज ये बातें हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आरोप लगा सकते हैं विपक्ष के लोग कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है, उसके लिए अगर लोग उसे वोट देते हैं तो फिर तो सरकार की जो फैसला है वो जायज ठहराया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत ही सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए, समान नागरिक संहिता तो 1947 के बाद, जब 52 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसी समय हो जाना चाहिए था। लेकिन उस समय जो, चूंकि आजादी की लड़ाई के बाद का दौर था, आदर्शवाद के बहुत ज्यादा खांचे में फिट थे हमारे नेता, और उनको लगा कि नहीं, चीजों को हम ऐसे रख सकते हैं। जबकि इस्लाम धर्म के नाम पर एक अलग देश बना, जिसके 2 हिस्से हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बाद में हो गया। तो यहाँ पे तो समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए थी। लेकिन चूंकि एक उदार लीडरशिप थी और उस समय कम्युनिस्टों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो उन लोगों ने, कम्युनिस्ट तो समानता की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भेदभाव वाला कानून बनाए रखा। हालांकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें तो समान कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें तो बहुत सख्त कानून थे दूसरी तरफ। लेकिन जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, और जिसकी वजह से समाज में एक बड़ा तबका, आप समझिए अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, अगर 9 साल की बच्ची की शादी के लिए आप कानूनी तौर पे उनको हक देते हैं, पर्सनल लॉ में कानूनी तौर पे हक है, तो आप सोचिए कि आज के जमाने में इसको कितना खराब निगाह से देखा जाएगा। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो समझदार लोग हैं, वो सब इस बात से सहमत हैं कि बच्चियों की उम्र 9 साल नहीं 18 साल ही होनी चाहिए। दूसरा, अगर पति पत्नी की शादी होती है तो वो रजिस्टर अगर हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? कम से कम सरकार के डॉक्यूमेंट में रहे, रिकॉर्ड में, और ताकि भविष्य में किसी तरीके की संपत्ति को लेकर विवाद ना हो। तीसरी बात यह है कि जो बच्चे आपके परिवार में हैं, उनका भविष्य कैसा होना चाहिए, कैसे बेहतर होगा, उसकी भी चिंता करेगा ये सिविल कोड। तो ये जो पूरा इसका दायरा है, वो हमारे परिवार और हमारे समाज को जो बंटवारा है, जो विभेद है, उसको दूर करने में बहुत ही सार्थक भूमिका निभाएगा। ठीक है, यूसीसी लाने का प्रस्ताव हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है और इस समय भी बीजेपी का, पीएम मोदी का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द देश में यूसीसी लागू हो जाए। यूसीसी पर बीजेपी के तर्क क्या है, एक बार ये भी जान लेते हैं। क्यों बीजेपी चाहती है कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाए? समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, हमेशा से ही इस मुद्दे को उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा भी किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था यूसीसी को लेकर। उधर उत्तराखंड जैसे राज्य अपनी समान संहिता तैयार करने की प्रक्रिया में है, यानी उत्तराखंड भी इसे लेकर काम कर रहा है और इस प्रक्रिया में को शुरू कर चुका है। तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कहा, यूसीसी को सुरक्षित करने के लिए राज्यों को है कानून बनाने का अधिकार। अगर वहां के लोगों के हित में है तो कानून बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने साफ तौर पर अपना पक्ष रखा है। बीजेपी लगातार इसका प्रयास कर रही है। कहा कि संविधान के 4थे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है और वो भी यही कहता है कि यूसीसी जैसे समान अधिकार देने वाले कानून आने चाहिए, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। शिवम जी, यूसीसी जैसा कानून जब आ जाएगा, सभी के लिए एक समान कानून, तो कितना बड़ा जो बदलाव है वो समाज में देखने को मिलेगा? आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर जैसे हम पर्सनल लॉ या फैमिली लॉ कहते हैं, उनमें मूलतः परिवर्तन आएगा। जैसे मैरिज एंड डिवोर्स, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस और सेपरेशन एंड सक्सेशन, जो कि अभी तक सभी के अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ से गवर्न हो रहे थे। हिंदू, बौद्ध, जैन
और सिख इनके लिए एक ही कानून था। उसके अलावा क्रिश्चियंस, जूज और पारसीज के लिए अलग कानून थे। ये बेसिकली इन सब अब एक ही कानून के दायरे में आ जाएंगे और जो सो कॉल्ड पर्सनल लॉज होते हैं ये सबके लिए एक से होंगे। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि जो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं, जिसे हम आम बोलचाल में कोर्ट मैरिज कहते हैं, उसमें जो लोग शादी करते हैं वो एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड से गवर्न होना शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मुसलमान स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करता है तो वो 4 पत्नियां नहीं रख सकता, उसे एक ही पत्नी रखनी। ठीक है। तो इस हद तक हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी चल रहा है इस लिमिटेड एक्सटेंट तक, और ऐसी कोई स्टडी अभी तक फिलहाल हमारे पास नहीं है डेटा इसके आधार पर हम कहें कि उस एक्ट के तहत शादी करने वाले जिन्होंने एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड अडॉप्ट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव देखने को मिला या कोई ऐसी बड़ी समस्याएं आई। ठीक है, ठीक है। विजय जी, जिस तरह से लगातार मोदी सरकार यूसीसी को लेकर बात कर रही है और इसे लाने का प्रयास कर रही है, तो क्या आपको लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर भी इसका असर दिखाई देगा? संक्षेप में। नहीं, देखिए, उसका एक ध्रुवीकरण अल्पसंख्यकों का हो सकता है क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा है। AIM के जो नेता हैं उन्होंने तो कह दिया था कि हिंदू प्रैक्टिस को थोपने की कोशिश है, जबकि ऐसा नहीं है। वो भड़काने की कोशिश करेंगे, उसका एक इम्पैक्ट चुनाव पे होगा। हर न्यूटन का 3rd लॉ लागू हो जाता है कि हर रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। चुनाव में विकास और जो योजनाएं हैं, पब्लिक को कितना लाभ मिल रहा है, गवर्नेंस, इन चीजों पर चुनाव ज्यादा होगा। कॉमन सिविल कोड पे अगर चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। विजय जी, शिवम जी, आप दोनों चर्चा में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूसीसी को लेकर लगातार जो घमासान है वो जारी है, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसे लाया जाएगा या ये महज एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। चर्चा में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।